बैलपुर गांव में हिंगा नाम का एक चरवाहा रहता था, जिसके पास 3 बकरियां थी, जिनका नाम सीधी, बुद्धि और रौनक था। सीधी और बुद्धि दोनों जवान बकरियां थीं और रौनक बेचारी बूढ़ी और कमजोर बकरी थी। हिंगा के घर में उसकी पत्नी निर्मला और बेटी चंदा थी। हिंगा की बेटी चंदा को रौनक के साथ बाकी बकरियों के मुकाबले ज्यादा लगाव था। माँ, मेरा खाना हो गया बस। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, खाना हमेशा पूरा खाया करो। तुम हमेशा उस रौनक के बहाने ज्यादा खाना लेती हो, बाद में बोल देती हो पेट भर गया है, और आधा खाना उस बूढ़ी बकरी को जाके देती हो। बेटा, क्या हम उसे चारा नहीं देते? फिर क्यों तुम ऐसा करती हो? अगर खिलाना पिलाना है तो बुद्धि और सीधी को खिलाओ ना, जहाँ से कुछ फायदा भी हो रहा हो। माँ बापू, आपको पता है मुझे रौनक से कितना प्यार है। आप मना भी करोगे तब भी मैं उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और सीधी और बुद्धि को खिलाने पिलाने के लिए आप हो ना। दरअसल रौनक अब बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो कमजोर भी बहुत थी। इस वजह से उसकी कदर भी कम हो गई थी। जब रौनक जवान थी तब वो खूब दूध देती थी और उसी का दूध पी के चंदा भी बड़ी हुई थी, पर मालिक और मालकिन अब उसका ये एहसान भूल चुके थे। रौनक अब कुछ भी खाती पीती तो उसके शरीर को लगता ही नहीं था। ऊपर से मालिक उसे सूखा ही चारा खिलाते थे। वही सीधी और बुद्धि खूब जवान थी, दूध भी देती थी। उनके दूध की वजह से हिंगा का घर चलता था। फिर एक दिन की बात है। अरे प्रणाम सरपंच साहब, आइए आइए। कैसे? प्रणाम हिंगा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मालिक, आप बताइए कैसे आना हुआ, और आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं हिंगा, बहुत ही दुविधा में हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, उसे हृदय रोग है, बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि उसे अगर बकरी का दूध हर रोज पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकती है, और यहाँ दूर दूर तक बकरी का दूध तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है। क्या तुम मेरी पत्नी को बचाने में मेरी इतनी सी मदद नहीं करोगे? मुझे अपनी घर की बकरी का दूध नहीं दोगे? लेकिन मालिक, मेरे घर का दूध पहले से ही किसी के घर में जा रहा है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मुझ पे मेहरबानी करो, मैं तुम्हें डबल भाव दूंगा दूध का, पर इनकार ना करो। डबल भाव सुन के हिंगा सोच में पड़ जाता है। ठीक है सरपंच साहब, बात आपकी पत्नी की जान की है तो मैं आपको दूध देने को तैयार हूँ। आप रोज आके मेरे घर से दूध ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे वाह जी, ये तो हमारी चांदी ही चांदी है। दूध अब डबल भाव में बिकेगा। सीधी और बुद्धि तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। आज से तुम सीधी और बुद्धि को और ज्यादा खूब खिलाया करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें। ये सारी बातें पीछे खड़ी सीधी, बुद्धि और रौनक सुन रही थी। सीधी और बुद्धि को ये सुन के खुद पे बहुत ही घमंड हो रहा था, और फिर वो रौनक को ताने सुनाने शुरू कर देती हैं। सुना बहन बुद्धि, तुमने मालिक क्या कह रहे थे? हमें और ज्यादा खिलाने पिलाने की बातें कर रहे थे। हाँ बहन सुना, आखिर खिलाए पिलाए भी क्यों ना, हम दोनों मालिक के इतने काम जो आती है। नहीं तो इस बूढ़ी रौनक की तरह थोड़ी, जो किसी काम की नहीं है, ना अपने किसी काम की, ना मालिक के किसी काम की। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक दिन तुम्हें भी यहीं आना है जहाँ आज मैं हूँ। एक दिन तुम्हें भी ये बुढ़ापा और कमजोरी देखनी है। जब मैं तुम्हारी तरह जवान थी, मैं भी बहुत सारा दूध देती थी। चंदा मेरा दूध पी के ही बड़ी हुई है। हाँ, देखो तो बूढ़ी हो गई है, पर अकड़ देखा अभी तक नहीं गई। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम की नहीं हो तुम। हाँ, सीधी सही कह रही है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में मालिक तुमसे तंग आके तुम्हें कसाई को बेच देंगे। सीधी और बुद्धि की बातें रौनक को बहुत दुखी करती हैं। वो बहुत रोती है। रौनक का रोना देख के चंदा को बहुत बुरा लगता है। उसके माँ बाप
रौनक के साथ जो कुछ भी कर रहे थे उसे बुरा लग रहा था। रौनक, तुम मेरी माँ से कम नहीं हो। मुझे इस बात का एहसास है। माँ ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारा दूध पी के ही बड़ी हुई हूँ। तो क्या हुआ, आज बापू और माँ तुम्हारा एहसान भूल गए हैं, पर मुझे इस बात का पूरा एहसास है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और कोई तुम्हारा ख्याल रखे ना रखे, मैं रखूंगी और खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे लिए माँ से कम नहीं हो। बस इस तरह से हिंगा के घर से रोज बकरियों का दूध सरपंच के घर उनकी बीवी के लिए जाने लगा। सीधी और बुद्धि इस बात से अपने ऊपर खूब मान करती और रौनक का मजाक उड़ाती थी। साथ ही हिंगा और उसकी पत्नी डबल भाव में दूध बेच के बहुत खुश थे। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग इस रौनक को जो सूखा चारा खिला रहे हैं वो भी बर्बाद कर रहे हैं। ना तो ये दूध देती है, ना ही अब इसे खिलाने का फायदा है। इसके शरीर को लगता ही नहीं, बूढ़ी हो गई है और दुबली पतली भी देखो कितनी है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। मैं भी कुछ सोच रहा था बड़े दिन से। जब हमें बकरियों का दूध बेच के इतना फायदा हो रहा है तो एक बकरी दूध देने वाली और खरीद लेते हैं। ऐसा करते हैं, कल ही रौनक को कसाई को बेच के उन पैसों में कुछ और पैसे डाल के एक बकरी और खरीद लेते हैं। कसाई भी इस बूढ़ी बिन मांस वाली बकरी की आधी कीमत देगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पीछे खड़ी रौनक उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है और फूट फूट के रोने लगती है। सोचती है जब वो दूध देती थी तब उसकी कितनी कदर थी। आज वो बूढ़ी और कमजोर हो गई है तो उनके किसी काम की नहीं रही और उसे कसाई को बेच रहे हैं। माँ बापू, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं रौनक को कसाई को नहीं बेचने दूंगी। आप भूल गए उसके एहसान। उसी का दूध पी के बड़ी हुई हूँ मैं। आप ही तो सुनाया करती थी ना मुझे। फिर आज इतने खुदगर्ज कैसे बन गए आप? अगर बेचना ही था तो किसी आम इंसान को बेच देते। आप तो उसे मारने के लिए कसाई को सौंप रहे हैं। कसाई को ना बेचे तो किसको बेचे? कौन लेगा इस बूढ़ी कमजोर बकरी को? कम से कम कसाई थोड़े पैसे तो दे रहा है ना इसके। हाँ बेटी, आज हर कोई अपना फायदा देखता है। इस बकरी से किसी को फायदा नहीं है, इसलिए इसे कसाई को बेच रहे हैं। और यही होता रहेगा बेटी। कल को अगर सीधी और बुद्धि भी बूढ़ी हो जाएंगी तो दूध नहीं देंगी, तो नई बकरियां लानी पड़ेंगी और उनको बेचना पड़ेगा। ये सुन के सीधी और बुद्धि की आंखें खुल जाती हैं कि आज हम रौनक की बेबसी और बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हैं, कल मालिक हमारे साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ चंदा जिद पे आ गई थी कि वो रौनक को बेचने नहीं देगी। मैं तो सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मालिक मुझे कसाई को सौंप रहे हैं, पर मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इंसान बस फायदा देने वाली चीज को रखते हैं। माफ करना रौनक, हमने तुम्हारी बेबसी और बुढ़ापे का बहुत मजाक उड़ाया, जबकि हम ये भूल गई थी कि एक दिन हमने भी बुढ़ापे में आना है। तब शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मालिक हमारे साथ भी यही कर सकते हैं। हाँ रौनक, सीधी सही कह रही है। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। काश कोई चमत्कार हो जाए और मालिक का मन बदल जाए, वो तुम्हें ना बेचे। मेरे साथ तो वही होगा जो ऊपर वाले ने लिखा है और जो मालिक ने सोचा है। अगले दिन सुबह कसाई रौनक को आके ले जाता है। ये देख के सीधी और बुद्धि बहुत दुखी थी। रौनक को ले जाता देख चंदा से बर्दाश्त नहीं होता और वो रौनक से जाके लिपट जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। छोड़ बेटी, इसे छोड़ दे, जाने दे। हाँ चंदा, छोड़ दे, जाने दे। देखना बेटा, अभी तुम्हें उससे लगाव है, इस वजह से तुम उसके लिए दुखी हो, पर कल तक तुम सब भूल जाओगी। नहीं बापू, मैं रौनक माँ को नहीं जाने दूंगी। रौनक भी चंदा को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, पर माँ बाप चंदा को जबरदस्ती रौनक को छोड़ने को कहते हैं
और रौनक को बेच देते हैं। चंदा रोती रहती है। इसी तरह चंदा बेहोश हो जाती है। चंदा को इतना बुखार हो जाता है कि उसे होश ही नहीं आ रहा था। चंदो को बहुत सारे वैद्यों को दिखाया जाता है, पर वो ठीक नहीं होती। फिर एक दिन वैद्य बताते हैं कि चंदा की बीमारी का इलाज बस वही बकरी है। आप उसे वापस ले आइए, जिसे ये अपनी माँ समझती है। निर्मला, एक ही तो बच्ची है हमारी, जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे थे। अगर वो ही नहीं रहेगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अगर रौनक में हमारी बच्ची की जान बसती है तो आप जल्दी से जाइए और रौनक को वापस ले आइए, इससे पहले कसाई उसे काट दे। तुम सही कह रही हो। हिंगा रौनक को वापस घर ले आता है। चंदा जैसे ही रौनक को देखती है, तुरंत होश में आ जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। रौनक के गले लग जाती है। रौनक की आंखों में भी आंसू थे। वो भी चंदा से वापस मिलके बहुत खुश थी। वो भी चंदा को माँ की भांति बकरी की बलि। नंदू के घर में एक काले रंग की बकरी है, जिसका नाम मही है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बड़े ही चुलबुले थे। नंदू की बेटी उन बच्चों के साथ खूब मस्ती करती थी, पर नंदू बहुत ही गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना पीना खिला सके। रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय का खाना खिला ही लेता था वो। इस बात से उसकी पत्नी उससे हमेशा चिढ़ी रहती थी कि वो उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला पाता। अरे क्या तुम हमेशा इस बकरी और इसके मेमने पे अपना समय बर्बाद करते फिरते हो? हमेशा इसकी सेवा में लगे रहते हो। इतनी सेवा कभी तुमने अपने परिवार की नहीं की। बस अब बहुत हो गई। इनकी खातिरदारी छोड़ो और जाकर कुछ अच्छा सा काम धंधा कर लो, जिससे घर में धन आए और हम भी लोगों की तरह कुछ अच्छा अच्छा खा सके। ना जाने तुम्हें क्या दिक्कत है इन बेजुबान जानवरों से। तुम कुछ भी कह लो, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकता। अगर हम जानवरों की सेवा करेंगे ना, तो इससे हमें बहुत सुख प्राप्त होगा। और रही अच्छे अच्छे खाने की बात, तो जितना मैं कर पाता हूँ उतना ही खिला देता हूँ। और भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारा भी समय बदलेगा। नंदू और उसकी बेटी को मही और उसके बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसकी बीवी को मही एक आंख भी नहीं सुहाती थी। फिर एक दिन की बात है, नंदू की बीवी खेत जा रही थी कि तभी उसे पड़ोसी के घर से खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी और वो रुक के खुशबू लेने लगती है। आहा, पड़ोसी के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। कैसी किस्मत पाई है मैंने। कभी भी अच्छा खाना नहीं मिला खाने को। भगवान ऐसा निकम्मा पति किसी को भी ना दे, जो अपनी बीवी को अच्छा खाना भी ना खिला पाए। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यहीं रुक के खुशबू सूंघ लेती हूँ। नंदू की पत्नी वहीं बैठ के खाने की खुशबू लेने लगती है। तभी अमीर पड़ोसी बाहर आता है और उस पे खूब चिल्लाता है, तुम क्या मेरे घर की ताका झाकी कर रही हो? चोरी करने का तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चलो चलो निकलो यहाँ से। पड़ोसी नंदू की बीवी को वहाँ से निकाल देता है। फिर कुछ ही दिन बाद उस पड़ोसी की बीवी बहुत बीमार हो जाती है। वो अपनी पत्नी को बड़े तांत्रिक के पास ले जाता है और झाड़ फूक करवाता है, पर उसकी पत्नी सही नहीं होती। तभी एक तांत्रिक सेठ को बताता है कि उसकी पत्नी तभी ठीक हो सकती है जब वो एक बहुत बड़ी पूजा कराएगा, जिसमें एक काली बकरी की बलि लगेगी। जल्दी से जल्दी वो काली बकरी का इंतजाम करे। काली बकरी तो गांव में बस नंदू के पास ही थी। सेठ नंदू के पास आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, आ जाइए। पर आज हम गरीबों के घर में कैसे आना हुआ? आप तो हम जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो नंदू, मेरी बीवी बहुत बीमार है। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि मेरी बीवी तभी ठीक होगी जब काली बकरी की बलि लगेगी, और मेरी नजर में तो सिर्फ तुम्हारे पास ही काली बकरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा, पर वो बकरी मुझे दे दो। नहीं बाबा, हम अपनी मही को किसी को नहीं देंगे। मैं मही के बिना नहीं रह सकती। हाँ मेरी बेटी, हम मही को किसी को भी नहीं दे रहे, तुम घबराओ मत। देखिए सेठ जी, हम गरीब सही, लेकिन पैसे के लालच में ऐसे व्यापार नहीं करते। आप चाहे मुझे जितने पैसे दे दें, मैं बकरी नहीं बेचूंगा। नंदू सेठ को बकरी देने से इनकार कर देता है और सेठ को उल्टे पांव वहां से लौटना पड़ता है। लेकिन इस बात से नंदू की बीवी नंदू पे बहुत गुस्सा करती है।
ये तुमने क्या किया? सेठ को बकरी देने से इनकार क्यों किया? सेठ हमें इतने पैसे दे रहा था कि हम आराम से घर बैठ के अच्छा अच्छा खाते। वैसे भी तुम किसी काबिल नहीं हो, बीवी को कुछ उसकी पसंद का खिला पाओ। कैसी औरत हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें मही से दिक्कत है, पर एक औरत होके तुम ये बात नहीं समझ रही हो कि उसके 2 बच्चे हैं जो उसका दूध पीते हैं। तुम चाहती हो मैं दूध पीते बच्चों को उनकी माँ से अलग करके बलि चढ़ाने के लिए दे दूं? ऐसा कभी नहीं होगा, पागल औरत। ये बात नंदू की पत्नी भूल नहीं पाती। उसे अच्छा अच्छा खाना था, खाने की बहुत भूखी थी और इतने सारे पैसों का लालच भी था कि बकरी बेच के सेठ खूब पैसे देगा। एक दिन नंदू किसी काम से बाहर जाता है, तभी नंदू की बीवी सेठ के घर जाती है। प्रणाम सेठ जी। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? बकरी देने से तो तुम्हारे पति ने इनकार कर दिया है। हाँ सेठ जी, मैं उसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको बकरी बेचना चाहती हूँ। अभी मेरे पति और बेटी घर पे नहीं है। आप आके बकरी ले जाइए। बस जो भाव आप दे रहे थे उसका दुगना दे दीजिए। 2 गुना नहीं, मैं तुम्हें 4 गुना भाव दूंगा। बस बकरी दे दो। सेठ नंदू की बीवी को खूब सारे पैसे देता है, जिससे देख के नंदू की बीवी की आंखें फट जाती हैं और वो खुशी से पागल हो जाती है। फिर सेठ नंदू की बीवी के साथ मही को लेने उसके घर जाता है। उस समय मही अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। अरे बस हुआ तेरा दूध पिलाना। चल अब यहाँ से चलती बन। माँ, ये लोग आपको कहाँ ले जा रहे हैं माँ? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं। शायद मुझे बेच दिया, पर इतने छोटे छोटे बच्चों की माँ को कौन बेच सकता है भला? ना जाने मालिक भी कहाँ रह गए, वरना वो मुझको कभी बेचने नहीं देते। नंदू की बीवी मही की रस्सी खोल के मही को सेठ को सौंप देती है। मही और उसके बच्चे रोते रहते हैं। माँ, हमें छोड़ के ना जाओ। मेरे बच्चों। बच्चे मही के बिना तड़पते रहते हैं। नंदू की बीवी मही को बेचे हुए पैसों से खूब सारा राशन खरीद के लाती है और अपनी पसंद के ढेरों पकवान बना के बाहर बैठ के खाने लगती है। अरे वाह, कितने दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना खा रही हूँ मैं। नंदू की बीवी खाना खा रही होती है कि तभी नंदू और उसकी बेटी आ जाते हैं। अरे ये तुम इतने सारे पकवान कहाँ से खा रही हो? क्यों? मैं अच्छे पकवान नहीं खा सकती क्या? हमारे घर में हमेशा रूखा सूखा ही बनता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये पकवान कहाँ से आए? बाबा मही नहीं मिल रही है और उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं। नहीं मिल रही? क्या मतलब है? कहाँ जा सकती है? नंदू और उसकी बेटी मही को हर जगह तलाश करते हैं, पर मही कहीं नहीं मिलती। बताओ मही कहाँ है? तुम ही घर पे थी, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था। कहाँ गई मही? बताओ मुझे। हाँ, बेच दिया मैंने उसे सेठ को, और सेठ ने इतने सारे पैसे दिए हैं कि तुम सारी उम्र घर बैठे खा सकते हो। माँ, तुम कितनी बुरी हो। इतने छोटे छोटे बच्चों को उसकी माँ से अलग कर दिया, वो भी बलि चढ़ाने के लिए। अगर मुझे भी तुमसे कोई दूर कर दे तो? ऐसा ना कहो बेटी, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। खुद पे बारी आई तो बुरा लग रहा है। जरा उन बच्चों और उनकी माँ का सोचो, जिनको तुमने चंद पैसों के लिए अलग कर दिया। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। सेठ तांत्रिक को बुला के अपनी बीवी के लिए पूजा करवा रहा होता है। फिर जैसे ही मही की बलि देने वाला होता है कि तभी नंदू और उसकी बेटी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इस सेठ और इस तांत्रिक को। ये बेजुबान बकरी की बलि दे रहे हैं। नंदू, मैंने इस बकरी के ढेर सारे पैसे दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब, खरीद के लाया हूँ मैं इस बकरी को। ये लो सेठ, तुम्हारे सारे पैसे वापस, और हमें हमारी बकरी वापस करो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। एक माँ को उसके बच्चों से अलग करके पाप किया मैंने। तुम पागल हो गए हो सब, पूजा में विधान डाल रहे हो। आप अंधविश्वासी ना बनिए। आपकी पत्नी किसी बलि से ठीक नहीं होगी। आपकी पत्नी को मिर्गी की बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। हाँ सेठ, इस बीमारी का इलाज बस डॉक्टर ही कर सकते हैं। तुम कितनी भी बलियां लगा लो, तुम्हारी पत्नी कभी ठीक नहीं हो सकती। सेठ, तुम्हारी पत्नी कैसे ठीक होगी?
जब तुम दूध पीने वाले बच्चों से उनकी माँ को छीन के उसकी बलि लगाओगे। अंधविश्वास से बाहर निकलो और अच्छे से डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज करवाओ। सबकी बात का सेठ पर असर होता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है। कितना गलत करने जा रहा था मैं आज। अगर आप लोगों ने सही समय पर आकर मुझे नहीं रोका होता तो मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो जाता। अंधविश्वास में डूब गया था मैं। कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाना है। ये लीजिए, आप इस बकरी को इसके बच्चों के पास ले जाइए। नंदू मही को घर ले आता है और बच्चे अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद नंदू की बीवी भी सुधर जाती है और फिर नंदू और उसकी बेटी की तरह मही और उसके बच्चों की खूब सेवा करती है। गर्भवती बकरी का दर्द। नीली ने अब अपने बच्चे के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली थी और वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। अपनी गुजर बसर करने के लिए वो रोज शाम के समय टमाटर का ठेला लगाती थी और टमाटर बेचती थी। साथ में उसकी अपनी टमाटर की खेती थी। दिन में अपनी खेती में टमाटर चुन के लाती और शाम को ठेले पर बेच देती। टमाटर ले लो, ताजा ताजा लाल लाल टमाटर ले लो। नीली बहन, 1 किलो टमाटर कैसे लगाए? बहन 10 रुपए किलो है। 2 किलो ले जाओ बहन, बहुत बढ़िया टमाटर है, अपनी खेती के हैं। ऐसे टमाटर कहीं भी नहीं मिलेंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। तुम देती ही इतने अच्छे और सस्ते टमाटर हो, तभी तो सभी तुमसे ही लेना पसंद करते हैं। 2 किलो मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, मुझे भी। बस इसी तरह शाम तक नीली के सारे टमाटर बिक जाते थे। नीली के सामने एक और ठेले वाला था। वो भी टमाटर बेचने का काम करता था, जिसको नीली के काम से बहुत जलन होती थी, क्योंकि वो बाकियों को नीली के मुकाबले महंगे दाम पे टमाटर बेचता था। इसी वजह से उसके टमाटर बहुत कम बिकते थे। इस नीली का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब से आई है सारे ग्राहक इसी ने खींचे हैं। माँ माँ, सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे बाबा नहीं हैं। क्या मेरे बाबा नहीं हैं माँ? कहाँ है मेरे बाबा? बेटा टिंगू, तू ज्यादा सोचा ना कर मेरे बच्चे। लोगों का तो काम ही होता है बातें करना। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तुझे पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करना है ना? हाँ माँ। बस फिर लोगों की बातें ना सुना कर। तेरे बाबा बहुत दूर हैं अभी, बहुत जल्दी आ जाएंगे। सच में बाबा आएंगे? दरअसल नीली भी नहीं चाहती थी कि उसके बाप का साया टिंगू पर पड़े, क्योंकि उसके पति शेरा और सास ने उस पे जो अत्याचार किए और बाद में दूसरी शादी कर ली और नीली को मारने की तरकीब बनाई। उसके बाद वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पे उसका साया पड़े। वो अकेले ही अपने बच्चे को पालने में खुश थी, पर दूसरी तरफ शेरा पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसने जो कुछ भी नीली के साथ किया था, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। तो तुम दोनों माँ बेटे ने क्या सोचा था? मैं आते ही तुम्हारी नौकरानी बन जाऊंगी? मेरे मायके में 10-10 नौकर घूमते थे मेरे आगे पीछे, और तुम लोग इतने गरीब हो कि एक नौकर भी रखने की औकात नहीं है तुम्हारी। और ये बुढ़िया कोई काम क्यों नहीं करती? देखा बेटा, कैसे बोल रही है तेरी बहू। मैं हमेशा नीली को गलत समझती रही, उसे भला बुरा कहती रही, पर उसने कभी जुबान तक ना लड़ाई, और ये क्या कुछ नहीं कहती है। पर माँ, आप ही को तो नीली गलत लगती थी। बस एक बच्चा ना होने की वजह से कितना सताती थी आप उसे, और मुझे भी भड़का भड़का के उसके खिलाफ कर दिया था। आपके साथ मिलके मैं भी उसको मारता था। यहाँ तक कि आपने मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर भी किया। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। बस बेटा, मरने से पहले मैं अपने कुछ पाप कम करना चाहती हूँ। तू कैसे भी करके नीली को ढूंढ के घर ले आ। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? आखिर कहाँ होगी मेरी नीली? कालू को पता लगता है कि टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं। वो सोचता है कि अब तो नीली बहुत पैसे कमाएगी, क्योंकि सभी ग्राहक उसी के पास जाते हैं। मुझे नीली के टमाटर की खेती को उजाड़ना होगा, ताकि जो भी ग्राहक हैं सब मेरे पास आएं और मैं टमाटर का डबल भाव बता के खूब पैसे कमाऊं।
और उसकी खेती को बर्बाद करने का काम मुझे आज रात को ही करना होगा। दूसरी तरफ शेरा नीली को जगह जगह तलाशता है। तभी उसका दोस्त उसे आके बताता है कि उसने नीली को देखा है और साथ में उसके बच्चे को भी। क्या क्या तुम सही कह रहे हो? तुमने नीली को देखा है और मेरा बच्चा भी है। फिर वो मेरे पास बच्चा लेकर क्यों नहीं आई? हाँ, सच भी है। कैसे आती? मैंने कौन सा उसके साथ अच्छा किया जो वो लौट के मेरे पास आती? कितना सताया है मैंने उसको। उधर कालू रात में नीली के सारे टमाटरों की खेती को उजाड़ देता है, सभी टमाटर बर्बाद कर देता है। जब सुबह नीली टिंगू को स्कूल छोड़ के खेतों से टमाटर लेने जाती है, तभी शेरा रास्ते में उसे मिलता है। शेरा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मुझे माफ कर दो नीली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें और अब अपने बच्चे को लेने आया हूँ और मैंने दूसरी पत्नी भूमि को भी छोड़ दिया है। चलो अब घर चलो। अच्छा, अब तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है। जब मेरे साथ इतना गलत किया तब नहीं दिखा तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से। नीली वहां से चली जाती है, पर शेरा नीली को मनाने के लिए हार नहीं मानता। उसे पता था उसने बहुत गलत किया है, पर एक न एक दिन वो नीली को मना ही लेगा। फिर जब नीली खेत पहुंचती है तो वो देखती है कि सारी खेती बर्बाद हो चुकी है, टमाटर बर्बाद हो चुके हैं। हाय, ये कैसे हुआ? किसने किया? मेरे सारे टमाटर बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी? तभी एक टमाटर देखता है कि नीली रो रही है, तो वो टमाटर जादुई टमाटर के पेड़ में बदल जाता है। नीली ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो पेड़ से 2 टमाटर उतारती है और उसकी जगह 2 और टमाटर उगाते हैं। हैं? ये क्या हो रहा है? लगता है ये जादुई पेड़ है, पर ये कैसे हो गया? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब तुम मेरे पेड़ से जितनी बार टमाटर उतार के ले जाओगी, उतनी ही टमाटर आ जाएंगे। ये टमाटर कभी खत्म नहीं होंगे। अब नीली बहुत खुश थी। उसने जैसे ही टमाटर टोकरी में उतार के रखे, उसकी जगह और टमाटर उगाए। अब नीली टमाटर लेकर बेचने चली गई। दूसरी ओर कालू बहुत खुश था कि अब उसके टमाटर बिक रहे हैं और वो लोगों को महंगे भाव पे बेच रहा था। फिर जैसे ही नीली टमाटर का ठेला लगाती है, सारे ग्राहक उसी के पास दौड़े चले आते हैं। हाँ? अरे, ये क्या हुआ? इसके पास टमाटर कहां से आए? मैंने तो इसकी खेती बर्बाद कर दी थी ना। आओ भाइयों और बहनों, ताजा ताजा टमाटर ले लो और आपको उसी पुराने दाम में टमाटर मिलेंगे। चाहे जितना भी भाव बढ़ जाए, मैं आप सभी को उसी सस्ते दाम में दूंगी। सारे नीली से टमाटर खरीद के बहुत खुश थे। सुबह सुबह जाकर टमाटर का टोकरा भर के लाती और शाम को सारे टमाटर बेचती। अब नीली का कारोबार पहले से भी बहुत अच्छा था। वो गरीबों की मदद करती, उन्हें पैसे भी देती और फ्री के टमाटर देती। फिर कुछ ही दिनों में कालू को नीली के जादुई टमाटर के पेड़ के बारे में पता चलता है। वो उसके पेड़ को काटने जाता है। उसी समय नीली भी खेतों की तरफ आ रही होती है। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब वो तुम ही हो जिसने मेरे खेत में टमाटर की फसल को बर्बाद किया था। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने इतनी मेहनत करके तेरी फसल बर्बाद की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर अब मैं इस जादुई पेड़ को ही काट दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तेरी वजह से मेरे टमाटर कोई नहीं लेता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नीली उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो नीली को धक्का देके पेड़ काटने लगता है। तभी वहां शेर आ जाता है और कालू की खूब पिटाई करता है, पेड़ को काटने से बचा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम ना होते तो वो पेड़ काट लेता। कैसे ना आता मैं? मुझे तो अब तुम्हारी हर जगह रक्षा करनी है। बस एक बार मौका दे दो, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को बहुत खुश रखूंगा।
नीली शेरा को एक मौका दे देती है, शेरा के गले लग जाती है रोते रोते और अपने बच्चे से भी उसे मिलाती है। फिर शेरा और नीली दोनों टमाटर का व्यापार करने लगे और पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहने लगा। कसाई से मांगी जान की भीख। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है? कब से बुला रही हूँ तुझे। बहरी हो गई है क्या? सुनाई नहीं देता तुझे? हाँ माँ जी, मैं तो यही हूँ। वो आप ही के लिए खिचड़ी बना रही थी। अच्छा, झूठी? जब झूठ पकड़ा जाता है तो बहाना लगाती है। हमेशा काम से बचती रहती है। आने दे शेरा को, बहुत दिन हो गए हैं तुझे उसकी मार खाए हुए, इसलिए इतना आलस आ गया है। नहीं नहीं माँ जी, उन्हें कुछ न बताना। आपको पता है फिर वो मुझे बहुत बुरी तरह मारते हैं। अच्छा, इतना ही डरती है तो समय से काम क्यों नहीं करती फिर? माँ जी, सच में आपके लिए ही खिचड़ी बना रही थी। अच्छा, खिचड़ी बनाने में क्या इतना टाइम लगता है? अब जा यहाँ से और जल्दी से मुझे खिचड़ी ला दे। बहुत भूख लगी है। हाँ, बांझ कहीं की। जी माँ जी। दरअसल नीली एक बहुत ही अच्छी और समझदार बकरी थी। उस पे उसका पति और सास बहुत अत्याचार करते थे, क्योंकि बहुत सालों से वो एक बच्चा नहीं दे पाई थी। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था जो उसके लिए बोलता। बस इसी बात का फायदा दोनों उठाते। नीली को बहुत मारते, उसे नौकरों की तरह काम लेते। जब मन करता आधी रात को भी उसे काम के लिए उठाते। खुद अच्छे से खाना खाते और उसे भरपेट खाना भी नहीं देते और कभी कभी उसे भूखा ही रखते। शेरा, आ गया बेटा तू? बहुत थक गया होगा ना? हाँ माँ, आज तो बहुत थकावट हो गई है। काम ही इतना ज्यादा था और आज भूख भी बहुत लगी है। नीली, ओ नीली, कहाँ मर गई फिर से? ओह, इस लड़की से तो तंग आ गई। 10 बार आवाज लगानी पड़ती है इसे, तब जाके सामने खड़ी होती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ महारानी, तुझे बुलाया। आजा, तेरी आरती उतारूं। क्यों माँ, क्या हुआ? फिर से कुछ किया क्या इस नालायक ने? अब क्या बताऊं बेटा, बोलूंगी तो कहेगा बोलती है। खाना तक टाइम से नहीं देती तेरी बहू। 10 बार आवाज लगाओ तब जाके सामने आती है और बहाने लगाती है काम कर रही थी। समय से खाना तक नहीं देती। किसी दिन भूख के मारे तो मर ही जाऊंगी बेटा। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना इसे, निकालता हूँ। रुको, तूने मेरी माँ को खाना समय से नहीं दिया। आज शाम का खाना तू नहीं खाएगी, तब तुझे समझ आएगा भूख क्या होती है। नहीं जी, ऐसा ना कीजिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। घर में खाने को कुछ नहीं था। जो कुछ था माँ जी को खिलाया। मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूखा मत रखिए। ये तो तुझे पहले सोचना था ना। अब मेरे बेटे ने जो बोल दिया है तो वही होगा। अब जा, मेरे शेरा के लिए पानी लेकर आ। और मेरा बेटा राशन लेकर आया है। मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए जल्दी से खाना बना। बहुत भूख लगी है मेरे बेटे को। जा, अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? रात को नीली को उन्होंने खाना नहीं दिया, जिस वजह से उसे बहुत भूख लगती है। बहुत भूख लगी है। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। रात में नीली रसोई में खाना देखती है कि कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। भूख के मारे उसे पूरी रात नींद नहीं आती। फिर अगले दिन शेरा की माँ उससे कहती है, बेटा, मेरी आंख इस घर के वारिस को देखने के लिए तरस गई है। पता नहीं कब मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी और मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। ये बांझ तो हमें वारिस नहीं दे सकती।
फिर अगर इस घर के वंश को बढ़ाना है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ माँ, कह तो आप सही रही हो, ये बांझ किसी काम की नहीं है। आप बोलिए माँ, मुझे क्या करना होगा? बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। घर बार और खानदान भी बहुत अच्छा है। लेकिन माँ, ये नीली। ये क्या करेगी? तू इसकी चिंता छोड़, इसको मैं देख लूंगी। नीली दोनों की बातें सुन के बहुत दुखी होती है कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। वो भागकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। शेरा जी दूसरी शादी कर रहे हैं और मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती। और रोको भी तो कैसे? सही भी है, मैं आज तक उन्हें एक बच्चा न दे पाई। अगले दिन शेरा नई बीवी घर ले आता है, जो कि बहुत ही घमंडी और बदतमीज थी। वो भी नीली को नीचा दिखाती रहती और उससे सारे काम करवाती, और नीली सभी के अत्याचार चुपचाप सहन करती। शेरा जी, हाँ भूमि, बोलो। कहीं से भी नहीं लगता आप मुझे प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है आप अपनी पहली पत्नी नीली से ही प्यार करते हैं। नहीं भूमि, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस बात से नहीं। और तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ जो बनोगी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? अगर प्यार करते तो मेरे साथ इतना गलत क्यों करते? मेरे पास अपना कोई कमरा नहीं और पहली बीवी के पास कितना अच्छा कमरा है। बेटा, वो सही तो कह रही है। इस घर को वारिस देगी और इसी के पास अच्छा कमरा नहीं और वो बांझ अच्छे कमरे में है। हाँ। बस इतनी सी बात? आज से वो कमरा तुम्हारा। अरे वो नीली, आज से तुम्हारे कमरे में मैं और भूमि रहेंगे। और वैसे भी तुम तो कहीं भी सो सकती हो। ठीक है भूमि बहन, आज से मेरा कमरा तुम्हारा। नीली पे उसके पति और सास के साथ साथ अब भूमि के अत्याचार भी बढ़ गए थे। वो उससे अपने सारे काम करवाती और जब जी करता पति को झूठ में भड़काती और पति उसे खूब मारता। फिर एक दिन, शेरा, ओ शेरा। हाँ भूमि, बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ बहू? बड़े गुस्से में लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, मुझे सारे लोग ताने मारते हैं कि तेरी सौतन है, और साथ में लोग ये भी बोलते हैं तू तो दूसरी है ना। मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। या तो मैं इस घर में रहूंगी या वो। फैसला आपके हाथ में है। कौन चाहिए आपको? पीछे खड़ी नीली उसकी बातें सुनती है और बहुत दुखी होती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें इस नीली का ही कुछ करना होगा। शेरा की माँ शेरा और भूमि नीली को इसी रात मारने की तरकीब बनाते हैं, लेकिन नीली उनकी सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि इससे पहले वो उसे मार डालें, उसे यहाँ से भागना होगा। वो रात को घर छोड़ के भाग जाती है। रात के अंधेरे में नीली बहुत दूर चली जाती है और रास्ते में ही उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। रास्ते में चलते चलते नीली अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत दूर ले जाऊंगी और बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहां मुझ पे इतना अत्याचार हुआ और मैं चुपचाप सहती रही। जहां पति ने मुझे पत्नी न समझा, सास ने बहू न समझा, फिर पति ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद सब ने मुझे मारने की तरकीब बनाई, हमेशा मुझे सताया। पर अब मुझे किसी बात का डर नहीं। तू है ना मेरे बच्चे मेरे साथ। गर्भवती होने के कारण नीली बहुत थक जाती है, ऊपर से भूखी प्यासी भी थी। वो चलते चलते एक अनजान गांव में पहुंच जाती है, जहां थक के वो एक जगह बैठ के आराम करने लगती है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसकी नजर नीली पे पड़ती है। अरे कितनी बड़ी बकरी है, अकेली भी लग रही है। लगता है कोई साथ नहीं है इसके।
ऐसा करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। आदमी नीली को वहां से अपने घर ले जाता है, उसे पीने का पानी देता है और खाने के लिए हरी घास देता है। नीली उस आदमी के बर्ताव से बहुत खुश हुई कि वो भूखी थी और उसने उसे खाना पानी दिया। पर नीली को उस आदमी के इरादों के बारे में कहाँ पता था कि वो क्या करने वाला है। अब सुबह इस बकरी को कसाई को अच्छे दाम पे बेचूंगा। अगले दिन सुबह फिर से वो आदमी नीली को खूब सारी घास खिलाता है और फिर कसाई के पास ले जाता है। जब नीली देखती है कि वो उसे खिला पिला के कसाई को बेचने आया है, तो नीली भगवान से गुहार लगाती है। हे भगवान, अब और कितने दुख लिखे हैं मेरी किस्मत में। जहाँ देखो वहाँ मुझ पे अत्याचार करने वाले ही मिलते हैं। भगवान, मेरे पेट में पल रहे बच्चे पे तो तरस खाओ। अरे, ये इतनी बड़ी बकरी तुम्हें कहां से मिली? बेचनी है क्या? हाँ भाई, बेचने के लिए ही तो लाया हूँ। अच्छे दाम दोगे तो बेचूंगा, और वैसे भी इसका मटन बेच के तुम्हें अच्छा खासा फायदा होगा। आदमी कसाई को अच्छे दाम पे बकरी बेच के चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कसाई जब उस बकरी को काटने लगता है तो बकरी कसाई से बोल उठी। रहम करो मुझ पे, रहम करो, मुझे ना काटो। हैं? तुम्हें ना काटूं? कैसे ना काटूं? तुम्हारा इतना दाम दिया है मैंने, मेरा नुकसान ना हो जाएगा? मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। मेरे लिए ना सही, उसके लिए रहम करो। नहीं नहीं, हमारे धंधे में कोई रहम नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम मुझे काट लेना, पर पहले मुझे अपने बच्चे को जन्म देने दो। उसके बाद मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तुम मुझे काट के अपनी कीमत वसूल कर लेना। कसाई सोच में पड़ गया कि बकरी ठीक ही कह रही है। बकरी को भी वो आज नहीं बल्कि थोड़े दिनों बाद काटेगा, जब उसका बच्चा आएगा, और फिर उसके बच्चे से भी तो फायदा हो सकता है। जब बड़ा बच्चा होगा तो उसे काट के उसका मटन भी बेच सकता है और उसे डबल डबल मुनाफा होगा। ठीक है, पर जब तुम बच्चे को जन्म दोगी फिर अपना वादा ना भूलना। मैं तुम्हें फिर काटूंगा और तुम्हारा गोश्त बेचूंगा। ठीक है। शाम को कसाई नीली को घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो, गर्भवती बकरी है, कुछ दिनों में बच्चे को जन्म देगी, और खूब खिलाओ पिलाओ इसको, ताकि इसका बच्चा हट्टा कट्टा हो, और दोनों का मटन बेच के मैं खूब पैसा कमाऊंगा। कसाई की बीवी नीली को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे नीली से बहुत लगाव हो जाता है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब तुम अपने बच्चों को जन्म दोगी ना, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खूब ध्यान रखूंगी। मेरे पति कहते हैं वो तुम्हें बच्चे को जन्म देने के बाद काट देंगे, पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर कुछ दिन बाद नीली एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। कसाई की बीवी बहुत खुश हो जाती है और वो नीली और उसके बच्चे का खूब ध्यान रखती है। पर कसाई आता है और बीवी से कहता है, बस करो, अब बहुत हो गई इस बकरी की खातिरदारी, अब इसको काटने का समय आ गया है। नहीं जी, आप इसको नहीं काट सकते, इसको छोड़ दो। अभी अभी इसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को माँ से अलग करने का पाप लग जाएगा आपको। पागल औरत, हमारे धंधे में कोई पाप नहीं लगता, हमारा काम ही यही है। चल हट, मुझे इसे ले जाने दे। कुछ दिन बाद जब इसका बच्चा बड़ा हो जाएगा उसे भी काटूंगा मैं। अपने फायदे के लिए मैंने इसकी कीमत चुकाई है। नहीं, मैं इसे आपको मारने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कसाई जबरदस्ती नीली को काटने ले जाता है। नीली जाते जाते अपने बच्चे को देख रही थी। शायद अब वो अपने बच्चे को आखिरी बार देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। फिर कसाई जैसे ही दुकान पे नीली को काटने वाला होता है, तभी उसकी बीवी एक दरोगा को लेकर वहां पहुंच जाती है। गिरफ्तार कर लीजिए दरोगा जी इस आदमी को, ये एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर रहा है। नहीं नहीं दरोगा जी, मेरी बीवी को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी दरोगा कसाई को गिरफ्तार कर लेता है और कसाई की बीवी नीली को उसके बच्चे के पास घर ले जाती है।
देखा, मैंने वादा किया था ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। नीली और उसका बच्चा बहुत खुश हो जाते हैं। कसाई की बीवी दोनों का बहुत ध्यान रखती है, उन्हें बहुत प्यार करती है। दोस्तों, इसके अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नीली के पति और सास को अपने किए का पछतावा होता है और वो नीली को तलाशते हैं, और साथ में कसाई भी कैसे अपने किए पे शर्मिंदा होता है। बकरी के दूध की चोरी। मूला के पास एक बहुत ही अद्भुत बकरी है जिसका नाम शान्नो है। उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम मुन्ना है। शान्नो बहुत दूध देती है जिससे मूला का घर चलता है। मूला ने बकरी उस समय से रखी है जब से उसकी माँ को जोड़ों का दर्द रहने लगा था। माँ के जोड़ों का खूब इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर किसी देसी वैद्य ने मूला को बताया कि बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है, जिसे पिला के उसकी माँ के जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मूला शान्नो को ले आया था। मूला के घर में ही शान्नो ने बच्चे को जन्म दिया और खूब सारा दूध देने लगी। उस दूध से उसकी माँ के जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो गया और साथ में बकरी का दूध बेच के उसका अपना घर खर्च भी चलने लगा। अरे शानो, क्या बात है? तुम आज इतना परेशान क्यों लग रही हो? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। हाँ मालिक, समझ में नहीं आ रहा है कैसे। घबराओ मत शानो, मुझे खुल के बताओ, क्या बात है? मालिक, मेरा मुन्ना रात को बहुत रो रहा था। अच्छा, मुन्ना रो रहा था? पर क्यों शन्नो? और मुझे पता क्यों नहीं चला? क्यों रो रहा था वो? मालिक, मुन्ना अब बड़ा हो रहा है। उसका पेट थोड़े से दूध से नहीं भर रहा, अब उसे ज्यादा दूध चाहिए। अरे, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे दूध पे पहला हक उसका है और मैं शायद ज्यादा दूध निकाल लेता हूँ। तुम चिंता न करो शन्नो, अब से मैं मुन्ना के लिए आधे से ज्यादा दूध रखूंगा और खुद के लिए बस थोड़ा सा निकाल लिया करूंगा। तुम्हें तो पता ही है ना, माँ के लिए तुम्हारा दूध कितना जरूरी है। मैं बस माँ के लिए दूध निकाल लिया करूंगा और जो दूध बचा करेगा अब से नहीं बेचूंगा। आप कितने अच्छे हैं मालिक, आपको किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। धन्यवाद मालिक, मेरे और मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचने के लिए। कितना प्यार करते हैं आप हमसे। मूला को शान्नो और उसके बच्चे से बहुत प्यार था। मूला के लिए उसकी माँ के साथ साथ शान्नो और उसका बच्चा भी अपना परिवार था। शान्नो भी मूला को बहुत प्यार करती थी। देखा बेटा, मालिक कितने अच्छे हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। ऐसे ही सब ठीक ही चल रहा था। एक दिन मूला की माँ उससे कहती है, बेटा देखना, आजकल चावल का बर्तन कुछ जल्दी ही खत्म हो रहा है। क्या बात है? ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। क्या चावल खत्म हो रहे हैं? जैसे ही मूला और उसकी माँ शाम को खाना खाने बैठते हैं, उसी समय चावल के बर्तन में से आवाज आने लगी। देख तो बेटा, आवाजें आ रही है चावल के बर्तन से। हाँ माँ, मैं देखता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मूला चावल वाला बर्तन खोल के देखता है, उसमें दो बड़े बड़े चूहे घुसे हुए थे और चावल खा रहे थे। ये देखकर मूला को बहुत गुस्सा आता है और डंडा मार के उन्हें वहां से भगा देता है। चलो हटो बेशरम चूहे, कितने सारे चावल खा गए, दोबारा यहाँ दिखे तो मारे जाओगे। मूला चूहों को वहां से भगा देता है। वो दोनों चूहे बड़े ही बदमाश थे। अपनी टोली में सबसे आलसी चूहे थे, बाकी सब मेहनत का काम करके खाते थे। ये दोनों चंगू मंगू बड़े ही आलसी थे। इन्होंने अपनी टोली के चूहों को भी तंग करके रखा था। चंगू मंगू बैठ के बिना मेहनत किए बना हुआ खाना पसंद करते थे। जब मूला उन्हें भगाता है तो ये बात चूहों की टोली में फैल जाती है कि चंगू मंगू को डंडे से मार के भगाया गया है। सब चूहे खुश हो जाते हैं कि उन्हें किसी ने अच्छा सबक सिखाया और वो अपनी टोली में शर्मिंदा होकर वापस आते हैं। सुना है आज कोई मार खा के आया है? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। जब कोई अपनी मेहनत से कमा के खाता है तो उसे कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इस तरह से खाओगे तो मार ही पड़ेगी ना। कितनी बार तुम दोनों को समझाया है कि खुद कमा के खाओ, पर नहीं, तुम दोनों को तो आलसी बहुत है। बेइज्जती करवा के आ गए ना। चंगू मंगू, तुम दोनों की वजह से हमारी टोली की बहुत बेइज्जती हुई है। दूसरी टोलियां हमारी खिल्ली उड़ा रही हैं।
राजा होने के नाते मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं। अब तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं। आज के बाद तुम दोनों की कोई ऐसी शिकायत आई तो तुम दोनों को देश निकाला दे दिया जाएगा। चंगू मंगू को राजा चूहे से मिली नसीहत से बहुत बुरा लग रहा था। अरे मंगू, साली बड़ी बेइज्जती हुई। इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। हाँ भाई चंगू, इसका बदला तो लेना बनता है, और जब तक मैं बदला नहीं ले लेता चैन नहीं मिलेगा। बदला? पर कैसे? वो तो मुझ पे ही छोड़ दो। उसने हमें डंडे मार के भगाया ना। उसके पास एक बकरी है जो कि दूध देती है। अब वो ही हमारी भूख मिटाएगी। उसी का दूध हम चोरी करेंगे। तुम सही कह रहे हो मंगू। अब इसी तरीके से उस मूला से बदला पूरा होगा और हमारी भूख भी मिटेगी। जैसे ही रात होती है तभी चंगू और मंगू मूला की बकरी के निवास में आते हैं और बकरी को धमकाने लगते हैं। तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए? हम चूहे हैं, जानती नहीं हो? हम कहीं से भी, थोड़ी सी जगह से भी अंदर आ सकते हैं। तुम्हारे मालिक ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है, हमें डंडे मार मार के भगाया है। अब इसका बदला हम तुमसे लेंगे। मुझसे? पर क्यों और कैसे? अब हमारे पास खाने का कोई साधन नहीं बचा और कमा के खाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम तुम्हारा दूध पिएंगे, जिससे हमारी भूख भी मिट जाएगी और बदला भी पूरा हो जाएगा। चल अब चुपचाप हमें दूध पिला, और जरा सा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे इस बच्चे का गला काट देंगे हम अपने तीखे दांतों से। शायद तुम्हें पता नहीं हमारे दांत कितने तीखे हैं। हाँ, अब चुपचाप हमें दूध पिला। शन्नो बहुत रोती है। उन दोनों चूहों के आगे उसकी एक नहीं चलती। चुपचाप मजे से उसका दूध पीते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये दोनों चूहे बड़े मजे से मेरा दूध पी रहे हैं। ऐसे तो मेरा मुन्ना बिना दूध के भूखा रह जाएगा। क्या करूं मैं? आह, मजा आ गया। बकरी, तेरा मीठा मीठा दूध पी के। अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। रोज आके तेरा दूध पिया करेंगे। बस इतना याद रखना, किसी को कुछ मत बताना, वरना धमकी याद है ना? नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं खाऊंगी। तुम दोनों बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। बस जैसा जैसा हम कहते हैं करती जा। अगले दिन सुबह जब मुन्ना को दूध नहीं मिलता तो वो बहुत रोता है। उसका रोना सुन के मूला और उसकी माँ आते हैं और शन्नो से पूछते हैं कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है। पर शन्नो कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचती है, मैंने मालिक को बता दिया तो वो दोनों चूहे मेरे बच्चे को मार देंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। शन्नो, बताओ, अगर कोई बात है तो तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मुन्ना भूखा क्यों है? दूध कहाँ गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शन्नो अंदर ही अंदर घुट रही थी पर किसी को कुछ भी बता नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ चंगू और मंगू रोज आते और शन्नो का दूध पी के बड़े मजे से चले जाते। शन्नो का बच्चा दूध के बिना बहुत ही दुबला पतला हो गया था क्योंकि उसके हिस्से का दूध चंगू और मंगू पी रहे थे। मुझे बात कुछ और ही लग रही है। बड़े दिन से देख रहा हूँ शन्नो कुछ डरी सहमी सी है। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही है। उसका दूध रोज गायब हो रहा है। मुन्ना भी दुबला पतला होता जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। मूला रात में चुपके से बैठ जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तभी चंगू मंगू आते हैं और शन्नो का दूध पीना शुरू हो जाते हैं। चल बकरी, सीधी हो जा और हमें दूध पिला। मेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। वो दूध के अलावा कुछ नहीं खाता। मेहरबानी करके उसके लिए थोड़ा दूध छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ। पागल बकरी, आज तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। धमकी भूल गई क्या? काट दे क्या तेरे बच्चे का गला? नहीं नहीं, गलती हो गई। अब दोबारा नहीं बोलूंगी। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ये सब होता हुआ मूला पीछे से देख रहा था। उसे बहुत दुख होता है कि उसके पीठ पीछे इतने दिनों से ये सब हो रहा था। शन्नो और उसका बच्चा इतने दिनों से ये सब झेल रहा है
और इस बारे में उसे भनक तक नहीं है। मूला डंडा उठाता है। बदमाश चूहे, अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुम दोनों को उस दिन की मार याद नहीं है? मूला को देख चंगू मंगू घबरा जाते हैं। अरे हमें माफ कर दो, हम दोबारा यहाँ नजर नहीं आएंगे। हमें मत मारो। हाँ, हमें मत मारो, पिछली बार बहुत दर्द हुआ था। इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मूला दोनों चूहों को खूब मार के भगाता है। ये बात जब चूहों की टोली में फैल जाती है तो चूहा राजा चंगू मंगू को देश निकाला दे देता है। शन्नो, तुम इतना कुछ अकेले चुपचाप सहन कर रही थी और मुझे भनक तक नहीं लगी। शन्नो, तुमने भी मुझे नहीं बताया? क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था तुम्हें? नहीं मालिक, आप पे पूरा भरोसा है, पर उन दोनों ने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं चुप थी। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने उन दोनों चूहों को मजा चखाया है। अब वो दोबारा नहीं आएंगे कभी। अब तुम अच्छे से अपने बच्चे को दूध पिलाओ। धन्यवाद मालिक, इतना ख्याल रखने के लिए।